नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है डिम्पी कालरा। भारतीय बाजार अगर देखें, कल की शानदार तेजी दिखाने के बाद आज एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिख रहा। हालांकि ब्रॉडर इंडेक्सेस की अगर बात करें, मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की तस्वीर अगर आप देखेंगे, 18,350 के पार निफ्टी टिकने की कोशिश में करीब 50 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिलेगी। वहीं बैंक निफ्टी 44,000 के लेवल्स के इर्द गिर्द ही इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सेंटिमेंट्स बाजार के अगर देखेंगे, क्लियरली हमें नजर आ रहा है हैवीवेट्स में कुछ तमाम बैंकिंग प्लेज हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई जैसे काउंटर्स हैं जिस पर नजर रहनी चाहिए। वहीं इन्फोसिस और साथ ही बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स हैं जो कि बाजार को इस वक्त संभालने का कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हीट मैप को भी अगर देखेंगे तो क्लियरली पाएंगे कोल इंडिया, ओएनजीसी, एसबीआई जैसे कुछ काउंटर्स जहां पर मजबूती और बिकवाली का दबाव हम देख रहे हैं। हैवीवेट्स जैसे लेबोरेटरीज, डायग्नोस्टिक स्पेस, स्टील पैक, नेस्ले, यूपीएल जैसे काउंटर्स। कंजम्पशन थीम में इस वक्त भी आप देखेंगे कुछ हद तक इंपैक्ट आता हुआ देखने को मिला है। रियल एस्टेट, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स को टीवी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जहां पर निफ्टी रियल्टी इंडेक्स बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा है, आज भी छोटी मझौली कंपनियां हैं जहां से मौके बनते हुए इस वक्त आपको नजर आएंगे। भारतीय एयरटेल, एसबीआई, आईटीसी जैसी कंपनियां हैं इस हफ्ते बड़ी दिग्गज कंपनियों के नंबर्स। ऑफकोर्स निफ्टी के बड़े हैवीवेट्स हैं, जो मेजॉरिटी हैवीवेट्स जो हैं उनके नतीजे आ चुके हैं, लेकिन जो चुनिंदा कंपनियां हैं उनके नतीजे अब भी आना बाकी हैं और उन पर खासतौर से नजर रहेगी, जिसमें बैंक्स, फाइनेंशियल्स, आईटीसी जैसे स्टॉक्स भी शामिल हैं। 18 तारीख को आईटीसी के नतीजे आने वाले हैं। पीएसयू बैंक में भी आज खरीदारी देखने को मिल रही है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे एचडीएफसी ट्विंस में डिविडेंड एडजस्टमेंट के कारण सुबह से ही दबाव है, जिसका एक इंपैक्ट नजर आ रहा है। लेकिन एफएनओ की पोजीशनिंग लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं, वहां पर काफी हद तक का पॉजिटिव कॉल्स और एक्शन डेवलप होता हुआ दिख रहा है। इस वक्त एफएनओ की पोजीशनिंग कैसी है और एफएनओ की पोजीशनिंग के लिहाज से स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए, इस पर आगे फोकस करेंगे। डिम्पी बताइए, एफएनओ ट्रेड्स कहां पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और कहां पर बिकवाली का दबाव है? देखिए, मार्केट के अंदर जो चीज़ हो रही है मोटा मोटी आपने कवर कर ही लिया और सारी चीज़ें आपने बता ही दी है, लेकिन मैं फिर भी जो कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं मैं वो एड्रेस कर देता हूँ। जैसे निफ्टी के 50 में से 27 और बैंक निफ्टी के 12 में से 10 शेयरों में तेज़ी है। इसका मतलब है कि अंडरटोन मार्केट की अभी भी ठीक है, आपके सेंटिमेंट और आपका ट्रेंड ये दोनों अभी भी पॉजिटिव है। दूसरी बात यह है कि इंडेक्स मैनेजमेंट के तहत ही सब कुछ हो रहा है। अभी आप बता रहे थे कि सेक्टर्स के अंदर ये ऊपर है और ये नीचे है, उसकी बड़ी वजह इंडेक्स मैनेजमेंट के तौर पर है। अगर आज बैंकिंग में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों ही कमज़ोर हैं, ट्विंस के तौर पर आप देखेंगे आईटी के दो ट्विंस इन्फोसिस और टीसीएस मजबूत हो गए, अपनी वेटेज है। आईटीसी की भी अपनी वेटेज है, ठीक नंबर से पहले वो भी ऊपर आया हुआ है। तो ये एक एडजस्टमेंट्स हो रही है मार्केट की, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। दूसरा, दो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिससे आपको ये पता लग रहा है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कैसे प्ले करती है। अभी आप दो सेगमेंट्स की बात बता रहे थे, एफएमसीजी की और रियल एस्टेट की। इस दोनों के पीछे सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी काम करती है। डिमांड हमेशा रहेगी एफएमसीजी की, चाहे आप सर्दियों में हो या आप गर्मियों में हो, चाहे यूक्रेन का युद्ध हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, एफएमसीजी की डिमांड भारत में रहेगी। इसको प्रोपेल कौन करता है? इसको प्रोपेल करती है लिक्विडिटी, लोगों के हाथ में पैसा कितना है, खर्च करने की क्षमता कितनी है। इसलिए ये दोनों चीज़ें बता रही है कि मार्केट के अंदर भी लिक्विडिटी अपना रोल प्ले कर रही है। इसलिए आउट ऑफ द स्ट्रेच मार्केट होने के बावजूद भी अभी करेक्शन नहीं आ रहा। ये लिक्विडिटी का सबसे पहला साइन होता है कि बाजार चलता कैसे है। दूसरा, एफआईज वैसे होल्डिंग के हिसाब से देखेंगे तो पिछले 7-8 दिनों से इनकी होल्डिंग नहीं बढ़ी है, लेकिन कैश में बाइंग हो रही है। इसलिए आप एफआईज को क्रेडिट दे सकते हैं कि उनकी वजह से बाजार नहीं गिर रहा। अब अर्निंग्स के लास्ट लेग में है, देखते हैं अर्निंग्स के अलावा कौन सी चीज़ें मार्केट के अंदर रोल प्ले करेंगी। खैर, कुल मिला के ये सारी की सारी चीज़ें भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक खबर नीचे आई है सोर्सेज के हवाले से, और ये इन्फॉर्मिस्ट के हवाले से खबर है। वहाँ पे छपी है कि आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स ने सिगरेट के दामों में कुछ बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 3% के आसपास की है। आप 3 कंपनियां चेक कीजिएगा, इसमें आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स और एक वीएसटी नाम की कंपनी भी है, वीएसटी इंडस्ट्रीज़। एक बार उसको भी ज़रा चेक कीजिएगा। ये तीनों चारों कंपनियां हो सकता है थोड़ा भी इम्पैक्ट अपना दिखाएं। मानसी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे होंगे, आप एक बार उनसे कनेक्ट कीजिए और ज़रा पता कीजिए इससे मार्केट के अंदर क्या किया जा सकता है। फंडामेंटल पैनल पर विवेक कारवा हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि फंडामेंटल आउटलुक बाजार का हमारे साथ शेयर करेंगे, और हमारी टेक्निकल पैनल से राजेश पालविया और ध्वनि हमारे साथ मौजूद हैं।
गुड आफ्टरनून ध्वनि, गुड आफ्टरनून विवेक, राजेश, आपका स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। विवेक, फंडामेंटल आउटलुक बाजार पर आपसे जानेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। राजेश, बताइए किस तरह से स्ट्रैटेजी पैन आउट होती हुई दिख रही है? कल तो अच्छी मजबूती थी, आज बाजार जो है एक ब्रीदर लेता हुआ कमजोरी नजर आ रही है निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ से। गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में जरूर एक हायर साइड पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग होते हुए दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। लेकिन हमें लगता है कि ओवरऑल अगर देखें तो सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है। मार्केट ब्रेथ काफ़ी इंप्रूव हुई है, तो ओवरऑल टेक्सचर तो मार्केट का अभी भी बुलिश ही है। लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे 18,300 के लेवल को हमने कंफर्टेबली होल्ड आउट किया हुआ है निफ्टी पे। पुट कंसंट्रेशन भी देखें तो 18,200 18,300 के पुट राइटर्स यहाँ पे इंटैक्ट है। तो ये दिखाता है कि मार्केट में जरूर थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे सेंटीमेंट अभी भी बुलिश ही है। और मार्केट में जैसे ही हम 18,400 के लेवल को अब क्रॉस करेंगे तो ये रैली एक्सटेंड होकर 18,550 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगी। तो ये थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, एक या दो ट्रेडिंग सेशन थोड़ा कंसोलिडेशन रेंज बाउंड बिहेवियर रहे इंडेक्स का, लेकिन ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे काफी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। और हमें लगता है कि नेक्स्ट 1 और 2 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करना चाहिए। इंडेक्स में हो सकता है कि एक रेंज बाउंड दायरा रहे। बैंक निफ्टी में जैसा कि हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 44,200 के लेवल को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो वहां पे भी एक शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन 44,000 44,200 500 के स्ट्राइक पे यहाँ पे कॉल राइटिंग एक्टिविटी जो बनी है, वहां पे हमें एक कॉल अनवाइंडिंग का प्ले होते हुए दिखेगा 100 को क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे भी ओवरऑल स्ट्रक्चर बाय ऑन डिप्स का ही है। बैंक निफ्टी में 43,800 यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये बना हुआ है, हमें लगता है छोटी मोटी जो एक गिरावट या वॉलेटिलिटी के चलते एक जो डिप मिल रहा है, ये एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। ओके ठीक है, ये छोटा मोटा जो भी डिप आपको मिल रहा है अपॉर्चुनिटी बाय करने की। हालांकि एथिकली मैं बोलूँ तो डिप है भी नहीं, डिप ज़्यादा मिल भी नहीं रहा आपको। जो भी हो रहा है सिर्फ एडजस्टमेंट्स हो रही है। अगर आप निफ्टी स्पॉट में आज गिरावट देख पा रहे तो डिस्काउंट ऑलरेडी था, वो डिस्काउंट एडजस्टमेंट्स होने से फ्यूचर वालों को ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ा। फ्यूचर्स तो आज कई बार हरे निशान में आए हैं, जबकि निफ्टी बैंक को थोड़ा मुश्किल हो रही है आने में हरे निशान में। बट एनी हाउ, एक खबर अभी हम जो आईटीसी के बारे में आपके सामने बात रख रहे थे, वो खबर आ गई है। 3 से 5% है। मेरा मानना था कि 3% होगा, लेकिन 3 से 5% है, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट पे दाम 3 से 5% के बीच में होंगे। और इसमें गॉडफ्रे फिलिप्स का भी नाम है। आईटीसी का करीब 40% बिजनेस सिगरेट कारोबार से आता है, जिसमें नेवी कट, क्लासिक, गोल्ड फ्लैग, अमेरिकन क्लब, ये कुछ एक उनके बड़े ब्रांड है। ब्रिस्टल भी उनका एक बड़ा ब्रांड है जिसकी मार्केट में काफ़ी वैल्यू है। अगर इसके अलावा गॉडफ्रे फिलिप्स को भी देखेंगे ना, तो उनका भी मेजॉरिटी बिजनेस यही है। एक बार विवेक कारवा हमारे साथ हैं। विवेक जी, ये 3% से कोई फर्क पड़ेगा 3% दाम बढ़ने से? सेंटिमेंटल फर्क पड़ेगा डिम्पी जी। देखिए 3-5% एक अच्छा ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट देने वाला है ये। और हम लोग देख रहे थे कि हर बजट में कंपनीज को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, और प्राइस हाइक इनफैक्ट पिछले 2-3 बार में इन्होंने लिया नहीं था। तो इस बार अगर ये प्राइस हाइक आता है तो एक अच्छा संकेत है ये। और इनफैक्ट गोदरेज, फिलिप और वीएसटी इंडस्ट्रीज तो बहुत ही अच्छी दिख रही है इस लेवल्स पे। आईटीसी भी ठीक है, क्योंकि 40% उनका रेवेन्यू आज भी सिगरेट से है। लेकिन वैल्यूएशन वाइज मुझे लग रहा है कि गोदरेज फिलिप और भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो और दूसरी चीज ये है कि सेंटिमेंटल इसके लिए जो स्मोकर्स है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है 3 या 5% से। जो जैसे चल रहा है वो चलने ही वाला है। और यहाँ पे जो बेस है उस पे इनको इफेक्ट मिलने वाला है। बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए देखिए 72% गॉडफ्रे फिलिप्स का आता है सिगरेट बिजनेस से, इसलिए उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा है। आप देख पा रहे होंगे एक सडन स्पाइक प्राइस और वॉल्यूम दोनों का आया। आईटीसी के अंदर ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, कि उसका कोर बिजनेस और भी है, उसके नंबर्स भी है ना पेंडिंग है अभी, इसलिए आईटीसी का प्राइस एक्शन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट गॉडफ्रे फिलिप्स का है। आप एक काम कर सकते हैं, वीएसटी इंडस्ट्रीज़ भी एक बार ज़रा दिखा दीजिए। उसके पास चार मीनार, चाम स्पेशल, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट हैं। हाँ, अभी इसका नाम नहीं है इसके अंदर, बट आने वाले दिनों में उसका नाम भी आ सकता है। वीएसटी इंडस्ट्रीज़ का ये भी दाम बढ़ाएगा। एक काम करेंगे आप राजेश सर, एक बार ज़रा आप वीएसटी और गोदरेज फिलिप्स का एक बार ज़रा चार्ट चेक करेंगे।
तो देखिए डिप्पी जी, वीएसटी इंडस्ट्री में तो देखें तो काफी समय से एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही देखने को मिला। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 5 से 6 वीक में स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन बहुत ही नैरो रेंज में करते हुए दिख रहा है। अगर हम इसके नियर टर्म सेटअप को यहाँ पे डिफाइन करें तो यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बना हुआ है वो करीब बना हुआ है 3340 3350 के आसपास। जैसे ये लेवल क्रॉस होंगे तो स्टॉक में एक ब्रेकआउट ट्रेड प्ले आउट होते हुए दिखेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर इसके नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है। 3360 के बाद इसमें रैली बन सकती है जो कि स्टॉक को फिर 3500 की तरफ लेके जा सकती है। डाउन साइड में जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो है करीब 3120 3100 के आसपास। तो जब तक ये लेवल बने हुए हमें लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्टॉक एक हायर साइड पे ब्रेकआउट आगे आने वाले दिनों में दिखाता हुआ दिखे और फिर वो ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक में 3500 तक की अपसाइड बनते हुए दिखेगी। गॉडफ्री फिलिप्स में भी देखें तो पिछले 3-4 हफ्तों में स्टॉक में करेक्शन के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला। स्टॉक अपने एक मल्टीपल सपोर्ट एरिया 1680 1670 के आसपास ही एक सपोर्ट बाइंग यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि एक क्रिटिकल लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। कॉलेज डेज में लग रहा है अपने सब्जेक्ट में काफी डीप रिसर्च की हुई है। ये तो लोग नाम भी भूल गए थे, चाम, चारमीनार और न जाने कौन कौन से। नहीं, मैं आपको बताता हूँ अजय, होता क्या है कि कई बार ना प्रोडक्ट की जो अपनी फैन होता है, फॉलोइंग होती है, ब्रांडिंग होती है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि हम कंपनी का नाम ही नहीं जानते। तो इसलिए प्रोडक्ट के नाम से आपको रिकॉल होगा, अच्छा वीएसटी का मतलब वही चारमीनार। हाँ सही है। तो इसलिए मैंने आपको नाम बताया सारे। अच्छा किया। नहीं तो मैं बोल दूंगा वीएसटी तो लोगों को पता ही नहीं होगा, हमें नहीं पता था चांद और चारमीनार आपको याद था, ये मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है। कॉलेज के दिनों में, कॉलेज के दिनों से हाइफन, इससे ज्यादा बोल नहीं सकते। लोगों को फर्क नहीं पड़ता, सिगरेट के प्राइसेस, सिगरेट स्मोकर्स को फर्क नहीं पड़ता, 2-5 रुपए अगर बढ़ जाए तो। शेयर होल्डर को फर्क पड़ता है, लेकिन इसीलिए स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। लेकिन बातें आगे लेके चलते हैं। ये गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में बड़ा ब्रेकआउट आया राजेश बाबू, जरा देख के बताइए। सेकेंड हाफ 1-1.5 घंटे से ही ये आज 400 के ऊपर भी गया था, अभी भी 400 पे टिका हुआ है। क्या ये इसका करेक्टिव फेज जो चल रहा था वो पूरा हो गया, इस समय घुस जाना चाहिए इसमें? बिल्कुल अजय जी, जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहे हैं मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। और अब आज का जो प्राइस मूव बना ये अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच करते हुए दिख रहा है जो कि करीब 400 से 410 की रेंज में। अगर ये लेवल का ब्रेकआउट होता है तो कहीं ना कहीं ये जो एक कंसोलिडेशन है पूरा होते हुए दिखेगा और स्टॉक में एक ब्रेकआउट रैली यहाँ पे बनते हुए दिख सकती है। तो 410 इसके लिए इमीडिएट हर्डल है। अगर वो क्रॉस होता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो आना चाहिए करीब 470 से 480 की तरफ। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पर नजर रहेगी, करीब 4.5% तक की तेजी। लेकिन इस बीच मैक्स हेल्थ केयर के चौथी तिमाही के नतीजे आपके स्क्रीन पर है। मार्जिन्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है, 22% से कंपनी के मार्जिन्स जो हैं सालाना आधार पर 28% पर जाते हुए देखने को मिले हैं। कंसोलिडेटेड आय में भी इजाफा हुआ है, 937 करोड़ से कंपनी की आय सीधी 1214 करोड़ पर जाती हुई दिखी है। लेकिन पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स का इम्पैक्ट इस वक्त स्टॉक प्राइस में आप नहीं देख पा रहे। मुनाफा 123 करोड़ से बढ़कर 251 करोड़ पर। ध्वनि एक बार मैक्स हेल्थ केयर के चार्ट चेक कीजिए, ऑलमोस्ट 2% के डाउन टर्न्स है इस वक्त। नतीजे आए हैं और नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मानसी, यहाँ पे अगर हम मैक्स हेल्थ का चार्ट देखते हैं तो वीकलीज पे डेफिनेटली इसके अंदर एक ब्रेकआउट विटनेस करने को मिल रहा है। इस वीक का जो मूव है वो हमें प्रीवियस जो इसके स्विंग हाइज थे उसके ऊपर करता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे जो रिजल्ट्स की वजह से इसमें एक थोड़ा सा नीचे की तरफ का दबाव दिख रहा है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप 495 से लेके 485 का एक लेवल बनता है जहां पे इसके अंदर आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, जहां तक का एक दबाव यहाँ पे बना रहेगा। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इसका काफी बुलिश है। एक बार डिप स्पेस पे इसमें इसके अंदर बाय करिए, आपका जो स्टॉप लॉस नीचे रखना रहेगा तो आप इसके अंदर 465 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। इसके ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसके हिसाब से इसके अंदर 560 तक का शॉर्ट टर्म का टारगेट बनता है। ठीक है, आते हैं मार्केट्स पे कुछ बड़े प्लेयर्स पे। अब यहाँ तक तो हम आ गए हैं, लेकिन यहाँ से आगे की चाल काफ़ी हद तक फिर से बड़े प्लेयर्स पे हो गई है कि वो 18,400 को कैसे पार कराएंगे। और फिर से बैंक निफ्टी का नया रिकॉर्ड जब लगेगा, ऑल टाइम हाई लगेगा, उसके बाद और कौन चलाएगा। उसमें से निफ्टी का एक राजा साबित हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ से ये टर्न कर सकता है। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए राजेश सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मैं धीरे धीरे प्लस करूँ क्या? एक बार में नहीं करेंगे, रूम रखेंगे कि ठीक है 20, 25, 50 रुपए और नीचे आ जाए तो 2400 तक खरीदते रहे तो ठीक करने हैं क्या हम?
तो डिम्पी जी देखिए पिछले दिनों में काफी अच्छी एक रिकवरी रिलायंस में लोअर साइड से बनी है और स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखा। बट हमने देखा है कि यहाँ पे 2500 से लेके 2520 ये लेवल पे वापस इसमें सप्लाई यहाँ पे आते हुए दिखा है। बट ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर तो बुलिश बने हुए हैं नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से। अगर ये कोई डिप देता है टुवर्ड्स 2440 2430 तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। तो बिल्कुल आपने सही बताया, स्टैगर्ड मैनर में बिल्कुल इसमें बाय किया जा सकता है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और जिस तरीके के फॉर्मेशन अब यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ये एक वी शेप रिकवरी में कन्वर्ट होते हुए दिखेगा। बट पोजिशनली हमें लगता है कि यस, ये स्टॉक में एक रिवर्सल यहाँ पे बिल्कुल बनते हुए दिखा और अपसाइड में ये स्टॉक वापस अपने 2600 से 2700 की तरफ कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है ये मोमेंटम को। तो डिप्स में इसको स्टैगर्ड मैनर पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखने होंगे वो करीब होंगे 2370 के आसपास के। और अपसाइड में हमें लगता है कि जैसे ही स्टॉक 2520 क्रॉस करेगा तो ये रैली 2650 2700 की तरफ भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। रैली एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन सही समय पे एंट्री लीजिएगा। विवेक, एंट्री से याद आया कि जिन्होंने सही समय पे इंडिगो में एंट्री ले ली, क्रूड नीचे की वजह से लोड फैक्टर वगैरह बढ़ गया था, उन्हें एक बढ़िया राइड मिल गई। इंडिगो में 2300 रुपये के आसपास पहुंच गया। लेकिन नहीं, मैं इंडिगो की बात ही नहीं करूंगा, अब ये तो चल गया। क्या बर्जर एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है आज सॉफ्ट रिजल्ट्स के बाद इसी तरह की एंट्री का? क्योंकि साफ तौर पे गाइड किया मैनेजमेंट ने कि आगे आने वाले क्वार्टर में मार्जिन बढ़ेगा। क्या इस भाव पे ले लूं मैं? देखिए, इतने करेक्शन के बाद मुझे लग रहा है कि इसको आपको स्लोली एक्यूमुलेट करना चाहिए। इनफैक्ट जो एशियन पेंट्स में हमने ऑलरेडी रैली देख चुकी है और सेकेंड रन प्लेयर अगर मार्केट में देखो तो वो बर्जर ही होगा। बर्जर में अभी तक कैचअप रैली आया नहीं है एशियन पेंट्स के मुकाबले। और मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन वाइज जो पहले डिफरेंस हुआ करता था, बर्जर मुझे बहुत कॉस्टली लगता था कंपेयर टू एशियन पेंट्स, अब वो जो डिफरेंस है वो भी एक्चुअली नैरो डाउन होके एकदम श्रिंक हो गया है। तो बर्जर इन लेवल्स पे डेफिनेटली एक बाई बनता है। जो डाउन साइड है वो यहाँ पे बहुत लिमिटेड लगता है। मुझे लगता है कि 600 के नीचे भी नहीं जाएगा और अगले 2-3 महीने में हो सकता है इसमें रिकवरी वापस हमको 700 तक देखने को मिले। और एक और चीज ये है कि क्रूड काफी सॉफ्ट है अभी, क्रूड में कोई भी स्पाइक आने का वो चांसेस भी नहीं दिख रहा है, तो उसका डायरेक्ट सेंटिमेंटल और डायरेक्ट बेनिफिट बर्जर को भी मिलेगा। पेंट स्टॉक, सीमेंट स्टॉक, टायर स्टॉक्स पर काफी हद तक एक बेनिफिशियरी के तौर पर काम करेगी। लेकिन लेकर आइए आईओसी, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया। आईओसी के लिए ट्रिगर हैं अच्छे नतीजे आए और इसी के चलते हमने देखा इनफैक्ट बेहतर रिफाइनिंग और मार्केटिंग मार्जिन के चलते मुनाफा काफी अच्छा देखने को मिला, ऑलमोस्ट 4% की तेजी। राजेश जी, सवाल आपके लिए, घरेलू क्रूड प्रोडक्शन पर विंडफॉल टैक्स हटने की खबर से ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स भी आज सुबह से फोकस में है, इस पॉकेट को कैसे देखें? तो बिल्कुल ओएनजीसी और ऑयल इंडिया में दोनों में ही मोमेंटम है। ओएनजीसी में ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से वीकली डेली चार्ट बने हुए हैं, ये एक स्टॉक अपस्लोपिंग ट्रेंड चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है और हमें लगता है कि ये अब अपने चैनल के हायर बैंड को अब पेनिट्रेट करते हुए दिखेगा। यहाँ पे 170-71 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है ओएनजीसी के लिए। जैसे ये स्टॉक में 172 के लेवल, 171-172 के लेवल क्रॉस होंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है स्टॉक का वो करीब 185 की तरफ शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल स्टॉक में एक रिकवरी यहाँ पे काफी महीनों से बनते हुए दिखी और जिस तरीके से एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे स्टॉक ने डिस्प्ले किया, हमें लगता है ये स्टॉक को करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। थोड़ा डिप मिलता है तो ऐड किया जा सकता है। 162 स्टॉप लॉस होंगे। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 185 तक इसमें नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। वहीं ऑयल इंडिया भी एक अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच करते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे स्टॉक में हायर साइड पे 268 इमीडिएट हर्डल है। जैसे ये लेवल क्रॉस होंगे तो इसका नेक्स्ट टारगेट 280 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। ओके ठीक है, तो ओएनजीसी पे रिकमेंडेशन मिली। आज ओएनजीसी सुबह सुबह टॉप गेनर बना और ऑयल इंडिया भी अभी भी 1 से 1.25% की तेज़ी के साथ चल रहा है। विवेक जी, एक ही शेयर फार्मास्यूटिकल्स का आपसे जानना है। अगर आपके पास कोई रिसर्च किया हुआ शेयर है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो एक शेयर जो थोड़ा बहुत लग रहा है कि सर्वगुण संपन्न है वो शेयर थोड़ा दिख रहा है मेरे को। एक तो ल्यूपिन, इसके अंदर ब्रेकआउट, बड़ी कंपनी, ऊपर से काफ़ी नीचे आया हुआ है, बेस बना हुआ है। आप ये देखेंगे तो ठीक है, नहीं तो अपने वाला आप शेयर बता दीजिए अगर हमारे वाला गलत है तो। नहीं, मुझे लगा कि आप और कोई शेयर बोलोगे तो मैं लुपिन बोलूंगा और आपने लुपिन ही बोल दिया। तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है इन भावों में लुपिन।
और देखिए बहुत समय बाद एक जो फार्मा डाउन ट्रेंड दिखा रहा था उसमें एक स्टेबिलिटी आके अब फाइनली आप चाहे वो बायोकॉन ले लो या फिर सन फार्मा ले लो, लुपिन, इन सब में एक रिकवरी स्लोली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप अगर फार्मा म्यूचुअल फंड्स भी देखो तो उनमें भी एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल संकेत ये है कि फार्मा में जो डाउनसाइड था वो स्टॉप हो गया, थम गया है, और यहाँ से आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा आगे चल के। तो लुपिन बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है यहाँ पे। मतलब दिग्गज कंपनीज में आपको अगर लेना हो, और जब एक सिक्लिकल सेक्टर हो गया, आज सिक्लिकल सेक्टर ऊपर जाए तो आपको दिग्गज कंपनीज में ही रहना चाहिए। तो लुपिन एक अच्छा बेट रहेगा मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट सन फार्मा के भाव में मतलब करीबन ये 1000 रुपए तक पॉसिबली आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है इसका। लुपिन में काफ़ी अच्छा रिकवरी आया। अगर आप एक हफ्ते का चार्ट देखें, जब से उन्होंने मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि हमारे आगे आने वाले क्वार्टर में मार्जिन एक्सपेंशन आएगा, ग्रोथ वापस आएगी, सिप्ला भी लेके आई है। सिप्ला पर राजेश से समझ लेते हैं। ये देखिए 12 दिन में लुपिन करीब 100 रुपये चला है। पिछले हफ्ते इसका रिजल्ट आया था, मैं आपको बता दूं। सिप्ला भी लेके आई है डायरेक्टर साहब। सिप्ला में भी बॉटमिंग आउट प्रोसेस बन रहा है क्या? 6 महीने का ग्राफ दिखाइए। राजेश, सिप्ला भी लेना चाहिए क्या इस भाव से? तो अजय जी, सिप्ला के सेटअप को यहाँ पे देखें तो 940 इसके लिए एक इमीडिएट हर्डल है। अगर वो क्रॉस होता है तो ये स्टॉक में जो लोअर साइड से एक रिकवरी बनी है वो एक्सेलरेट होते हुए दिखेगी, और फर्दर यहाँ पे 1000 तक के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। तो सिप्ला में ओवरऑल अगर हम देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। 940 इमीडिएट हर्डल है, वो लेवल क्रॉस होने के बाद स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनेगी। तो जिनके पास पोजीशन है बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 908 के आसपास। वहीं लुपिन में काफी अच्छा ब्रेकआउट बना है। तो लुपिन में हमें लगता है वीकली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। 770 के आसपास ये ब्रेकआउट हुआ था, तो अब ये 770 के ऊपर बना रहा, तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 850 की तरफ शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकता है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो उसे इंटैक्ट रखें, और लुपिन में यहाँ से और ज्यादा मजबूती के आसार नजर आ रहे। इस वक्त पीएसयू बैंक, रियल्टी, आईटी, एनर्जी और फार्मा की तरफ से बाजार को काफी हद तक सपोर्ट मिल रहा है। हमारे टेक्निकल एनालिस्ट की तरफ से उनके ट्रेडिंग आइडियाज भी हैं, वो एक एक कर जान लेते हैं। ध्वनि, आप बताइए आपकी तरफ से कौन से स्टॉक आइडिया स्पॉट किए आपने आज? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग आइडियाज है यहाँ पे। सबसे पहला जो है वो एक मोमेंटम शॉर्ट टर्म ट्रेड है। टीवीएस मोटर्स का स्टॉक यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। फ्रेश एंट्री के लिए दिस सेटअप जो अभी बना हुआ है इसके अंदर वो एकदम परफेक्ट है। स्टॉक जो है वो अपना कंटिन्यूएशन कर रहा है, अपनी जो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी बनाई हुई है उसके अंदर। करंट लेवल से आपको एंटर करना है इसके अंदर। फिबोनाची में अगर हम इसको डालते हैं तो इसकी एक एक्सटेंशन आती है 1.5 फिबोनाची लेवल पे, तो 1350 का वो टारगेट मिलता है वहां पे। जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है तो 1195 का इसके अंदर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। दूसरा यहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल है। ओवरऑल आज हम देख रहे हैं कि पीएसयू बैंक की तरफ से हमें एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है, तो एसबीआई का यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल रहेगा। करंट लेवल से आपको इसके अंदर ऐड करना है 600 का, और 605 का इसका टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस जो है वो आपको 582 का मेंटेन करना है। ओके, ठीक है। राजेश सर, आप अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए, आपकी कॉल्स कौन सी है? तो डिम्पी जी, पहला स्टॉक ऑटो एंसिलरी में एक्साइड इंडस्ट्री हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में एक जो करेक्शन था उसके बाद जिस तरीके की रिकवरी आज के सेशन में बनी है, अब ये स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से मूव बना है एक्साइड में, हमें लगता है 205 तक की अपसाइड के टारगेट शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 190 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक है वो है बाटा इंडिया। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में वीकली सेटअप पे अगर हम देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन यहाँ पे आते हुए दिखे। तो करेक्शन के बाद ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से बाटा इंडिया में एक रिकवरी के ट्रेंड यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है जिस तरीके का मूव बन रहा है बाटा में, जो चार्ट स्ट्रक्चर बने, हमें लग रहा है नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है बाटा का वो आना चाहिए करीब 1580 1590 की तरफ। स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1525, अपसाइड के टारगेट होंगे 1580 90 तक के। और तीसरा स्टॉक है बैंकिंग फाइनेंशियल से, उसमें एयू बैंक को हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक में एक अच्छा रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे। नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है 760 765 की तरफ आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 715 के आसपास। ठीक है। ये एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों आज एक्स डिविडेंड के वजह से एडजस्ट हो रहे हैं नीचे, टॉप लूजर दिख रहे हैं। ध्वनि, सीमिंगली
नेगेटिव जो टिक आ रहा है इन दोनों में, जिससे बैंक इस भाव से लेने चाहिए? क्योंकि पहले भी हमने देखा है, पिछले हफ्ते भी जिस हिसाब से एफआई फ्लोज आ रहा है डिक्लाइन पे, इन्हें खरीदने के वजह से अच्छा रिबाउंड जाता है पोजिशनली। जी बिल्कुल अजय, यहाँ पे अगर एचडीएफसी बैंक की पहले बात करते हैं तो स्टॉक ने जो आज डिप लगाई है तो वो डिप यहाँ पे हमें एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेती हुई दिख रही है। ओवरऑल यहाँ पे चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड का बना हुआ है। नीचे की तरफ में हमें कोई भी लेवल यहाँ पे 1630 के पास मिलते हैं, वहां पे इसके अंदर पोजिशंस को ऐड करना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ का जो टारगेट है वो आपको 1680 से लेके 1700 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। ओवरऑल एचडीएफसी की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो एचडीएफसी का भी स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड का बना हुआ है। सिमिलर फॉर्मेशन है, 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल एवरेज यहाँ पे भी काम कर रही है, जहां पे हमें डिप मिली है और वहीं पे हमने अभी तक के लिए सपोर्ट लिया है। तो इस लेवल को हम नीचे की तरफ में ब्रेक नहीं करते हैं तो एचडीएफसी में भी आप ऐड कर सकते हैं। नीचे की तरफ में कोई भी आपको एक डिप मिल रहा है जहां पे 162650 तक का एक लेवल मिलता है, जहां तक की भी डिप आती है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जो इसका है वो अगेन बुलिश साइड का बना हुआ है। आपको यहाँ पे ऐड करने पे ऊपर की तरफ में इजिली यहाँ पे 2860 तक के टारगेट मिल सकते हैं। चलिए, एक एडजस्टमेंट है जिसके चलते एचडीएफसी ट्विंस में आज हम कमजोरी देख रहे हैं, लेकिन इस कमजोरी को एक मौका समझा जा सकता है और इन लेवल्स पर एडिशन एक्यूमुलेशन करने की राय आपको मिलती हुई। लेकिन दो और स्पेसेस हैं जिस पर फोकस है, एक तो सीमेंट और साथ ही ऑनलाइन गेमिंग थीम। जी हाँ, जीएसटी काउंसिल की मिड जून में एक बैठक होने वाली है जिसमें सीमेंट पर जीएसटी में कटौती हो सकती है। फिटमेंट कमेटी की तरफ से ये बैठक होने जा रही है और आपको याद होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने सीआईआई की बैठक में ये कहा था कि जीएसटी सीमेंट पर कम करने की यहाँ पर कोशिश होगी और खासतौर से 28% जो करंट है उसे 18% करने की बातचीत की गई थी। और इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग की दरों पर भी फैसला निकल कर आ सकता है। क्या एजेंडा है जीएसटी काउंसिल की इस बैठक का, हमें बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, आप बताइए। मंत्रालय से इस मसले पर संपर्क किया है और ये गुजारिश की है कि जीएसटी काउंसिल के सामने इसे प्रस्ताव के तौर पर लाया जाए, क्योंकि जीएसटी सीमेंट के ऊपर जीएसटी के दरों में अगर कटौती होती है तो जाहिर तौर पे जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसमें कमी लाने में मदद मिलेगी और इससे ग्रोथ की रफ्तार भी जो है वो बढ़ाई जा सकती है। लिहाजा इन सबको देखते हुए प्रस्ताव के तौर पर जीएसटी काउंसिल के सामने इसे लाया जा सकता है। जो एक दूसरा अहम एजेंडा है जो कि अगली बैठक में जीएसटी काउंसिल के सामने लाया जा सकता है, वो दरअसल ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जीएसटी रेट से संबंधित है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल के सामने एक नया प्रस्ताव पेश किया जा सकता है जिसके हिसाब से ऑनलाइन गेमिंग के क्लासिफिकेशन के हिसाब से जीएसटी की अलग अलग दरें हो सकती हैं। इसका मतलब यह है कि गेम ऑफ स्किल के ऊपर अलग जीएसटी रेट और गेम ऑफ चांस के ऊपर अलग जीएसटी रेट। ये एक नया प्रस्ताव है जो कि जीएसटी काउंसिल के सामने रखा जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जीओएम ने अपनी रिपोर्ट पहले ही काउंसिल को सौंप दी है, लेकिन उस पर आम सहमति नहीं बन पाई है। लिहाजा उसको देखते हुए दूसरे फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है और एक नया प्रस्ताव जो है वो जीएसटी काउंसिल के सामने सौंपा जा सकता है। बिल्कुल प्रकाश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी की सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक पर नजर रहेगी और क्या टेकअवेज आएंगे इस पर भी बात होगी। लेकिन विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, ऑफकोर्स इस वक्त जीएसटी काउंसिल की तरफ से या कह सकते हैं कि फिटमेंट कमेटी की तरफ से सीमेंट पर जीएसटी में कटौती की खबरें जरूर आ रही है, लेकिन इसी तरह की खबरें फरवरी में भी थी, तब भी इस तरह की बात चली थी। इस वक्त कोई इसका कोई हल निकलकर सोल्यूशन निकलकर आया नहीं है, लेकिन अगर जीएसटी में कटौती हो जाती है सीमेंट के लिए तो काफ़ी पॉजिटिव होगा और विन विन होगा सीमेंट प्रोड्यूसर, सीमेंट कंपनियों के लिए भी और साथ ही कंज्यूमर्स के लिए भी। लेकिन उसके अलावा भी सीमेंट सेक्टर के लिए वॉल्यूम्स रियलाइजेशंस के फ्रंट पर इस वक्त काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं, सीमेंट मेजर्स हो चाहे मिड कैप सीमेंट प्लेस। कैसे देखते हैं इस सेक्टर को आप? मानसी, इनफैक्ट इस सेक्टर पे मैं काफी बुलिश हूँ और इसका एक दो कारण मैं बता देता हूँ। एक तो रियलिटी में जो पिकअप हो रहा है, तो ओवरऑल रियल एस्टेट में काफी पिकअप है, उसका बेनिफिट सीमेंट को ऑलरेडी मिल रहा है। और जो इंफ्रा पुश हो रहा है सरकार का, वो जो बजट में हमने देखा था, उसका भी काफी इम्पैक्ट सीमेंट इंडस्ट्री को देखने को मिल रहा है और इसके लिए रियलाइजेशंस में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अब आप अगर मतलब स्टॉक स्पेसिफिक्स जाओ तो मैं कुछ दिन पहले एक कंपनी एनालाइज कर रहा था जो हमारी साइड की है, रामको सीमेंट्स। इसका अगर आप वैल्यूएशन देखो, रियलाइजेशन देखो, और मुझे लग रहा है कि आगे चल के इसके मार्जिन काफी इंप्रूवमेंट यहाँ से दिखाएंगे। तो अब तक अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने और मुझे लग रहा है कि आगे चल
के रामको सीमेंट्स बहुत अच्छा कर सकता है यहाँ से, और मेरा एक बायस भी है क्योंकि हमारी साइड की कंपनी है ये। तो सीमेंट, और अगर ये जीएसटी सही में कटौती होती है तो इसका बहुत बड़ा फायदा इन्वेस्टर्स को मिलने वाला है, इनफैक्ट जो यूजर्स है उनको मिलने वाला है, और एक पुश देगा वापस रियल एस्टेट सेगमेंट को। तो इसके लिए ओवरऑल मैं बुलिश हूँ सीमेंट पे। आपसे मैं कुछ एक और स्टॉक्स भी पता करें, और आपको एक खास हमारा सेगमेंट होता है खबर गरम वाला, उसके अंदर आपको कुछ शेयर्स बताएं। इस बीच एक नीचे खबर आप एनएसई के स्पोक्स पर्सन की तरफ से देख पा रहे हैं। अभी तक आप एसजीएक्स निफ्टी को देखते थे, तो 3 जुलाई से एसजीएक्स निफ्टी के सभी ऑर्डर्स अब गुजरात में जो बनी गिफ्ट सिटी है वहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे। एक्चुअली में सिंगापुर निफ्टी के जो रेगुलेटर हैं उनसे अप्रूवल मिल चुकी है, मंजूरी मिल गई है कि ऑर्डर्स को ट्रांसफ़र करवाया जाए। ये ऑर्डर्स अब भारत की गिफ्ट सिटी के अंदर होंगे, और गिफ्ट आईएफसी के रेगुलेटर से भी मंजूरी मिली। तो अब आप ये सोचिए कि एसजीएक्स निफ्टी का बिज़नेस इंडिया से होगा, गुजरात से होगा, गिफ्ट सिटी से होगा। वॉल्यूम पे कितना फ़र्क पड़ेगा? कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काम हो ही रहा है, बस एक लोकेशन बदल रही है, जो कि अब भारत जैसी लोकेशंस पे सिंगापुर निफ्टी का ट्रेड होगा। इसका एक नया नाम भी रखा जाएगा, वो गिफ्ट सिटी होगा। अब एसजीएक्स निफ्टी की जगह वो गिफ्ट सिटी हो जाएगा, तो ये एक नए नाम से भी जाना जाएगा। वो भी अभी हम एक ग्राफिक्स में आपके सामने लिख देंगे, तो एक नए नाम से भी आएगा। ये 3 जुलाई से हो रहा है, उससे पहले सारी चीज़ें होंगी। अजय, आप इसमें कुछ और ऐड कर रहे हैं? इसकी ये जो खबर है जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी कोशिश और इसकी तैयारी बहुत समय से चल रही थी। भाई अगर एसेट अंडरलाइन यहाँ पे है, ट्रेडर्स सारे एसजीएक्स निफ्टी देखते हैं मोस्टली, तो फिर ये हम सिंगापुर एसजीएक्स को क्यों देखते हैं रोज सुबह एंट्री के लिए, इसके सामने ट्रेडिंग के पहले? इसका काम भी यहीं पे होना चाहिए, वी शुड हैव अ से। तो आई थिंक वो सारा जो मेहनत चल रही थी, रेगुलेटर्स आपस में बात कर रहे थे, एक्सचेंजेस बात कर रहे थे आपस में, वो मेहनत अब कारगर होने वाली है। और एसजीएक्स के सभी ऑर्डर अब एनएससी आईएफएससी, इसका स्टेटस एक्चुअली सिंगापुर जैसा ही है पूरा का पूरा। इसमें जो एफआईआईज ने अपने रजिस्ट्रेशन किए हैं, ऑफिसेज खोले हैं सारे एफआईआईज ने, उनको सारे स्टैंडर्ड्स वही मिलते हैं, बट इसकी जो अकाउंटिंग एंट्री होती है वो इंडिया जुरिसडिक्शन में होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये इस पर हम कुछ एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ भी करके लाएंगे एनएससी से, लेकिन ये खबर आ गई है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम जाते हैं शरद के पास, जो लेके आए हैं गर्मा गर्म डीलिंग रूम से खबर। कौन से स्टॉक्स में चर्चाएं हो रही हैं, किस में काम होने वाला है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म? बताइए शरद, कौन से स्टॉक्स हैं? जी बिल्कुल, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो है फोकस में रहने वाली है, और यहाँ पे जो है इंडस्ट्री फोक्स से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि एक बड़ी ऑर्डर जो है आपकी एग्री सेगमेंट में इक्विपमेंट में आ सकती है कंपनी की। लेकिन याद रखिए कंपनी जो है ये नॉन क्रेन बिजनेस की है, और ओवरऑल अगर मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज़ देखें तो क्रेन बिजनेस से आती है, जो एक साइक्लिकल बिजनेस होता है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो 150% स्टॉक का ऑलरेडी इजाफा एक साल में देखने मिला है, और जो री रेटिंग होने वाली है उनकी नॉन क्रेन बिजनेस में होने वाली है, जो इंक्लूड करती हैं आपकी एक्सपोर्ट बिजनेस स्पेशली अफ्रीका से, और दूसरा रहने वाला डिफेंस स्पेस, जो साइक्लिटी रिस्क है उसको रिड्यूस कर सकती है। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो जो है ये जो लो डेट कंपनी है, और यहाँ पे लिक्विडिटी में भी जो है स्ट्रेंथ दिखने मिल रहा है, और दुनिया की सबसे बड़ी पिक एंड कैरी पैसेंजर जो आप कह सकते हैं क्रेन मैन्युफैक्चरर है, जिसका 63% मार्केट शेयर इंडिया में है। अगर आगे जाते हो एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो ब्रोकरेजेस का एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है अगले 2 साल में, क्योंकि ये नए हाई मार्जिन बिजनेस में फोरे कर रहे हैं। और इसके अलावा याद रखिए ब्रोकर्स ने टारगेट प्राइस भी अगले 12 महीने में 630 रुपये तक दे दिया है। अगर की इन्वेस्टर्स की बात करें तो इसमें इंक्लूड करता है MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, HDFC म्यूचुअल फंड और ईडलवेस म्यूचुअल फंड। लेकिन हमने जो है कल भी एक स्टॉक के बारे में बात किया था, वो था रेप्रो। वहाँ पे जो है आज भी देख रहे स्टॉक में 13% की तेज़ी देखने मिली, और कल हमने कहा था HNI बाइंग देखने मिली है। और शाम को बल डील में भी रिपोर्ट हुआ था कि मधुसूदन केला प्रमोटेड एटेंटिटी ने जो है एक्वायर किया ये स्टेक। लेकिन याद रखिए जो भी आप डिसीजंस लेते हैं हमारी इस सेगमेंट में, ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें।
शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर गर्म है स्टॉक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो रेप्रो इंडिया तो कल हमने बताया था, उसके बाद आज वन साइड अप मूव स्टॉक में हमने देखे हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर शर्त देते हुए अपने एडवाइजर्स से जरूर बात करें। लेकिन आज का जो स्टॉक है खबर गर्म का वो है एक्शन कंस्ट्रक्शंस। बड़े ऑर्डर विंस के चलते राजेश जी फोकस में तो रहा ही है। पिछले एक साल में अगर स्टॉक के चार्ट देखेंगे ऑलमोस्ट 150% के रिटर्न्स भी देखने को मिले हैं और आगे भी मार्जिन्स में लगातार बढ़ोतरी के एक्सपेक्टेशंस है। फंडामेंटल्स काफी पॉजिटिव हैं एक्शन कंस्ट्रक्शंस। क्या इस वक्त की गिरावट में एक बार एंट्री पॉइंट है, एंट्री अपॉर्चुनिटी मानी जाए इसे? तो मानसी जी बिल्कुल स्टॉक का स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखने को मिला है। और हम देखें स्टॉक को तो सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिखे। स्टॉक ऑलमोस्ट इतने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके से एक सस्टेन्ड बाइंग यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड यहाँ पे बुलिश इंडिकेट करता, हमें लगता है बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए और कोई भी छोटी मोटी गिरावट में इसको ऐड किया जा सकता है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखने होंगे करीब 435 के आसपास के, और अपसाइड में हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा करीब 490 से 510 की तरफ भी ये स्टॉक आगे आने वाले हफ्तों में बढ़ता हुआ दिख सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तेज़ी के स्टॉक्स मार्केट के अंदर आपको अवेलेबल हैं, कई शेयर ऐसे हैं जिनमें फटीक थोड़ी थकावट भी आपको दिखेगी, शायद वो चल सकते हैं, गिर सकते हैं। मतलब अब बलरामपुर चीनी उसमें से एक है। आप सिर्फ 5 दिन का बलरामपुर चीनी का एक हफ्ते का चार्ट दिखा सकते हैं। बाज़ार के अंदर बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और ये तो आज का है, 5 से 7 दिन का भी दिखा दीजिए, वीकली भी दिखा दीजिए। ये 7 डेज़ का 8%। बाज़ार इस बीच पिछले हफ्ते के अंदर चला है। बैंक निफ्टी ने नया हाई बनाया, पूरे जोश दिख रहा है, लेकिन बलरामपुर चीनी के अंदर नहीं दिख रहा। ये एक स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम है या फिर कोई और दिक्कत है? विवेक सर, ये सिर्फ प्राइस एडजस्टमेंट है या फिर बस बहुत हो गया, चीनी कंपनीज को बहुत वैल्यूएशन दे दी एथेनॉल के नाम पे, शुगर के नाम पे, एक्सपोर्ट्स के नाम पे और डुओपोली बिजनेस के नाम पे? डिम्पी जी, ये सिर्फ बलरामपुर चीनी का चार्ट नहीं है। ये आप अगर ओवरऑल शुगर देखो तो सारे का पूरा स्पेस गिरा हुआ है। इनफैक्ट मुझे ध्यान आ रहा है रेणुका वगैरह 68 जहां तक चला गया था, आज 42-43 में स्ट्रगल कर रहा है। देखिए शुगर, अब 2-3 दिक्कतें हैं। शुगर तो पॉजिटिव ही है ग्लोबली। आप अगर प्राइस देखो करीबन 26-27 डॉलर की रेट में शुगर प्राइस चल रही है, जो ऑल टाइम हाई है अभी भी। तो उसका इम्पैक्ट एक्चुअली पॉजिटिव दिखना चाहिए। लेकिन इंडिया में ये दिक्कत है कि ये बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव कमोडिटी है, इसके लिए इनको प्राइस राइज का अभी तक मिल नहीं रहा है। जो मैनेजमेंट कमेटी मैंने सुनी थी रेणुका शुगर की, तो वो लोग बोल रहे थे कि इस साल हो सकता है कि एथेनॉल प्राइसेस में एक बढ़ोतरी देखने को मिले। तो जब तक ये प्राइस राइज इन कंपनीज को नहीं अलाउ करे सरकार, ये स्पेस एक डल स्पेस ही रहने वाला है। बहुत ज्यादा डाउनसाइड यहाँ से जाएगा वो मुझे नहीं लगता है, लेकिन एक कंसोलिडेशन फेज में ये जरूर जा सकता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगले साल 2024 का लोकसभा इलेक्शंस है और उसके पहले चीनी के दाम बढ़ा दो, इतना फ्रीडम कोई भी कंपनी को नहीं मिलने वाला है। तो एथेनॉल स्टोरी कायम है। मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल में ये अच्छा प्ले आउट करेगा, लेकिन अगले 1-1.5 साल के लिए ये स्पेस स्ट्रगल करने वाला है। तो शुगर सेक्टर पर ये एक फंडामेंटल आउटलुक आपको मिलता हुआ दिखा, लेकिन नतीजे जो हैं हैवीवेट्स काफ़ी सारे आ चुके हैं, लेकिन कुछ बड़ी दिग्गज कंपनियां जिसके नतीजे अब भी आना बाकी है। और ऐसी एक कंपनी भारती एयरटेल। चार्ट्स को पुल अप करेंगे, नंबर से ठीक पहले हम देख रहे हैं कमजोरी हावी होती हुई आज करीब 800 के लेवल्स देखने के बाद ऑलमोस्ट डे लोज के पास से स्टॉक ट्रेड करता हुआ। नतीजों के अनुमान क्या है, सौमीत हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सौमीत, आप बताइए। अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू और एबिटा में करीब 2-2.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। एबिटा मार्जिन्स लार्जली फ्लैट होंगे अराउंड 51.4% के आसपास, बट नेट प्रॉफिट में 81% का ग्रोथ होगा। बट एयरटेल के नंबर्स में इंडिया मोबाइल बिजनेस का क्या परफॉर्मेंस रहा है वो ट्रैक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ जो होगी इंडिया मोबाइल बिजनेस की वो सिर्फ 1.5% की होगी, जो कि सबसे स्लोएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ होगी पिछले 10 क्वार्टर में। और ये इसलिए है क्योंकि कोई भी ब्रॉड बेस्ड टैरिफ हाइक नहीं लिया गया था Q4 ऑफ FY23 में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आरपू का जो नंबर है वो 196 के आसपास आने की एक्सपेक्टेशन है। पिछले क्वार्टर ये नंबर 193 का था। अब जो भी ये मार्जिनल ग्रोथ हमें आरपू में देखने मिल रहा है वो इस कारण है क्योंकि जो मिनिमम रिचार्ज
प्लान्स थे वहाँ पे एक हाइक देखने को मिला था हमें। और ये जो मिनिमम रिचार्ज प्लान्स में हाइक था ये स्टैगर्ड बेसिस में लिया था कंपनी ने पैन इंडिया वाइज अगर आप देखेंगे तो, और इसी कारण इसका पूरा बेनिफिट Q4 में रियलाइज़ नहीं होगा जबकि Q1 ऑफ FY24 में रियलाइज़ होगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सब्सक्राइबर बेस में भी मार्जिनल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बट कुछ एनालिस्ट ऐसा भी कह रहे हैं कि सब्सक्राइबर बेस जो है वो डिक्लाइन भी कर सकता है एयरटेल का, तो ये नंबर ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अदर बिजनेसेस जो है जो कि ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज है उसमें अच्छा खासा रेवेन्यू ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है, बट DTH बिजनेस की जो परफॉर्मेंस होगी वो सिक्वेंशियल बेसिस पे वीक आ सकती है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। अब अफ्रीका के नंबर्स कुछ दिन पहले ही कंपनी ने रिपोर्ट कर दिए गए थे और वो नंबर्स प्रीटी मच इन लाइन थे स्ट्रीट एस्टिमेट्स के सामने। अब रिजल्ट्स के अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी, सबसे पहले मैनेजमेंट कमेंट्री क्या आ रही है, टैरिफ हाइक को लेके ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा 5G को लेके क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स उन्हें देखने मिल रहे हैं, कैसा सब्सक्राइबर एडिशन का पेस रहा है, ये जानना भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चल के क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान्स है और बाकी बिजनेसेस में कैसा रेवेन्यू ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, इन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स पे। तो अमित आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और भारतीय एयरटेल के नंबर्स के अनुमान शेयर करने के लिए। तो ब्रॉड बेस्ड टैरिफ हाइक नहीं नजर आया ड्यूरिंग द क्वार्टर और ध्वनि इसी के चलते इनफैक्ट मिनिमम रिचार्ज प्लान्स में बढ़ोतरी जरूर दिखी थी, लेकिन म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। स्टॉक मूव भी कर रहा है डाउन साइड पर, भारतीय एयरटेल 788 के लेवल्स पर। आपकी राय? बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, चार्ट स्ट्रक्चर भी यही सजेस्टिव करता है। काफी टाइम से स्टॉक एक साइडवेज पैटर्न में बना हुआ है। ओवरऑल इसका डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स देखते हैं तो वो भी हमें यहाँ पे अभी फिलहाल 25 से नीचे की तरफ का एक स्लोप देता हुआ दिख रहा है। तो करंटली इसके अंदर कोई भी एक लॉन्ग पोजीशंस ऐड नहीं करनी चाहिए। नीचे की तरफ में आपको एक डिप मिलेगी जहां पे 775 का लेवल या 765 का लेवल है, उस पे हम वापस से इसको रिव्यू करेंगे क्योंकि वहां पे स्टॉक ने काफी बार एक अपनी 200 और 50 पीरियड की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है उसके ऊपर पे सपोर्ट लिया है। तो वो सपोर्ट लेवल्स इसके बनते हैं जहां पे हमें इसके फ्रेश रिव्यू करके एंट्री पोजीशंस डिसाइड करनी चाहिए। अभी फिलहाल के लिए इसमें आप दूर रहिए, कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट साइड की ट्रेड ना। ओके ठीक है, भारतीय एयरटेल बकारा ठीक नंबर से पहले आप पोजीशनिंग इसकी देख पा रहे हैं। और बाजार के बारे में बता दो, 115 पॉइंट नीचे आ चुका निफ्टी और इसने 18,300 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया है। और बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट है स्पॉट के हिसाब से वो करीब करीब 250 पॉइंट की है। तो अभी ये डेज लो के आसपास हम वापस आ गए हैं। 1000 पॉइंट से ज़्यादा चला है, 100 पॉइंट टूटने पर 10% बनता है जो चला है। तो आप इस था टूट रहा है या प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ये बात क्लियर भी है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, पूजा से कनेक्ट करते हैं। पूजा के पास एक खबर है डिश टीवी के रिगार्डिंग। पूजा क्या खबर है आपके पास डिश टीवी के रिगार्डिंग? बिल्कुल, डिश टीवी और यस बैंक के बीच जो इतने समय से मामला चल रहा था उसमें लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा है कि माइनॉरिटी शेयरधारकों ने ईजीएम की मांग कर दी है, 2 डायरेक्टर्स को निकालने की मांग की है और कंपनी और शेयर होल्डर्स ने 3 नए डायरेक्टर्स को यहाँ पर नियुक्त करने की मांग की है। मैं आपको बता दें कि शेयर होल्डर्स की कंपनी में जो हिस्सेदारी है वो 45% की है। ईजीएम की तारीख हालांकि अभी तय नहीं हुई है, लेकिन ये मामला काफी समय से चला आ रहा है। अगर थोड़ा बैकग्राउंड हम दें तो ये यस बैंक और जो प्रमोटर फैमिली है उनके बीच ये वाद विवाद चला आ रहा है कि बोर्ड में किसको रिप्रेजेंट करना है। इसके पहले भी मार्च में ही शेयर धारकों ने करीब 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति को भी रिजेक्ट कर दिया था और इसमें यस बैंक की तरफ से 3 नए नाम आए हैं, उनको वापस से नियुक्त करने की बात की जा रही है जिसके लिए ये ईजीएम हो रहा है। तो काफी समय से ये मामला चला आ रहा है। मैं आपको बता दें कि FY22 में एसएल ग्रुप ने मल्टीपल लेंडर्स के साथ डिफॉल्ट किया था जिसमें कि बड़ा एक्सपोजर यस बैंक का था और उसके बाद यस बैंक के पास डिश टीवी के जो शेयर्स गिरवी रखे थे उसे इन्वोक कर लिया गया था। अब यस बैंक भी एक बड़े शेयर होल्डर के रूप में है और बोर्ड में किसका रिप्रेजेंटेशन होना है उसके बीच और प्रमोटर फैमिली के बीच लगातार ये विवाद चल रहा है। FY21 में ऐसा भी हुआ था कि दिसंबर एजीएम में शेयर होल्डर्स ने FY21 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रस्ताव को भी रिजेक्ट कर लिया था। अब ये ईजीएम होने वाला है जिसमें बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव तय किया जाएगा। ईजीएम की तारीख अभी तय नहीं हुई है जिस पे कि हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है डिश टीवी की तरफ से वो ये है कि शेयर होल्डर्स ने ईजीएम की मांग की है। ओके ठीक है, एक ईजीएम की मांग हो रही है शेयरधारकों की वजह से। इससे पहले आपको पता ही है कि 2 इम्पॉर्टेंट पर्सन्स जो थे जिन्होंने डिश टीवी के फाउंडर मेंबर्स में से भी एक थे, उनको भी बोर्ड से बाहर किया गया। अभी शेयरधारकों की वजह एक बैठक और होनी जाए जिसकी वो मांग कर रहे हैं ईजीएम की। तो इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं विवेक सर?
हालांकि ये शेयर के अंदर अब प्राइस एक्शन कुछ ज़्यादा नहीं रह गया, प्रोडक्ट के हिसाब से भी टेक्नोलॉजी फेलियर हो सकता है, क्योंकि हम इस देश में अब 5G की बात बोल रहे हैं। अब हमको नहीं लगता कि लोग एंटीना लगा के टीवी देखने में इतना क्रेज़ है जितना मोबाइल पे टीवी देखने या फिर इंटरनेट से टीवी देखने का जो क्रेज़ है। सही बोला डिम्पी जी, एक डाउनवर्ड साइकिल बिजनेस है ये। और वो कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, उनके पास करीबन 10.5% स्टेक है डिश टीवी में। तो ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स उन्होंने मांग की है कि 2 डायरेक्टर्स को निकाला जाए और एक को वापस एक को नियुक्त किया जाए। तो ये मतलब ये जो मैनेजमेंट टसल है ये खत्म ही नहीं हो रहा है। और ऐसे सिचुएशन में जहां तक रिटेल इन्वेस्टर्स का सवाल है, दूर रहे उतना ही अच्छा है। देखिए आज के दिन, अब फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजी आएगा और इन लोगों का क्या डेवलपमेंट आगे चल कर, जैसे आप अगर टाटा प्ले की बात करो तो काफी अच्छा कर रहा है बिजनेस। तो कंपैरेटिवली आज ये बिजनेस अच्छा है, अच्छे स्पेस में है, लेकिन जो मैनेजमेंट टसल है उसके कारण शेयर होल्डर्स को बहुत ध्यान से और सावधानी से रहना चाहिए। तो अवॉइड की सलाह रहेगी, और जहां पे भी जब भी आपको अगर लगे कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया है कंपनी में, उस वक्त वापस बात करेंगे, तब तक एकदम अवॉइड है। बहुत अच्छा आपने सलाह दी, अवॉइड है, मामला कहाँ जाएगा, आप माल ले लेंगे, फंस जाएंगे, फ़ायदा नहीं है। लेकिन बाज़ार की बात करें, बाज़ार इस समय डेज लो के करीब आ रहा है। जो 15 दिन से हम पुल बैक पे बाइंग देख रहे थे, एटलीस्ट वो आज लास्ट आवर या सेकेंड हाफ में नहीं आई है। क्या इसका मतलब ये साइन है कि ब्रेकडाउन हो गया बाज़ार में? क्या अपनी पोजीशनें सारी काट दें? स्टॉप लॉसेस तो कुछ कटी लगी गए होंगे, लेकिन अगर ट्रेडिंग पोजीशंस कैश में ली हैं, क्या इसका मतलब है कि हम पोजीशंस काट दें? क्या स्ट्रक्चर चेंज हो गया है? निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी लेके आई रेटर साहब, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लेके आइए। ये जवाब देंगे राजेश पालविया। राजेश, आज की जो पुल बैक को, बहुत बड़ा पुल बैक नहीं है, 43,850 से बैंक निफ्टी घुमाए, मिड कैप स्मॉल कैप भी थोड़ा घटे हैं लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों लास्ट आवर ट्रेड में पुल बैक दिया है। ये पुल बैक खरीदने वाला पुल बैक है या ये पुल बैक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर है बाजार का? तो अजय जी, थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि अभी चेंज ऑफ स्ट्रक्चर बोलने में। जरूर एक पुल बैक तो बना है, मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग लिया है। जो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट पे बैठे थे उन्होंने जरूर प्रॉफिट बुक किया है आज मार्केट में। जिस तरीके से निफ्टी ने भी 18,300 के नीचे अब फिसल गया है, और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 43,800 जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है उसके आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि आज तो ये डिसीजन लेना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। कल अगर फॉलोअप सेलिंग आती है 18,300 के नीचे, तो जरूर यहाँ पे एक बार ट्रेडिंग पोजीशन से निकलना चाहिए, क्योंकि 18,300 के नीचे अगर ये रहेगा तो फर्दर यहाँ पे 100-125 पॉइंट का और कट भी निफ्टी में आते हुए दिख सकता है। और बैंक निफ्टी में कल अगर 43,800 के नीचे खुलता है तो वो भी एक ट्रेडर के लिए जरूर एग्जिट करना चाहिए। लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर है, जो इन्वेस्टर हैं, उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर दोनों इंडेक्स के बुलिश है। बट नियर टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यस, 18,300 एक अहम लेवल था जिसको तोड़ा है अभी हमने, और 43,800 जो कि जिसके आसपास हम ट्रेड करें, अगर ये भी कल टूटता है तो फिर एक बार यहाँ पे अनवाइंड करना चाहिए जो ट्रेडिंग की पोजीशन है यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी में। की अच्छी मजबूती के बाद आज हम गिरे हैं 18,300 के नीचे, और यहाँ से भी अगर कल वापस गिरावट ही हावी होगी तो फिर अनवाइंडिंग यहाँ पर स्ट्रेटजी क्लियर होती हुई नजर आ रही है। बाजार दिन के निचले स्तरों पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, लेकिन कई सारी कंपनियां जिनके नतीजों पर लगातार फोकस है, और ऐसी एक कंपनी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मेजर जुबिलेंट फूड के नंबर्स भी आने वाले, नतीजे कल आएंगे। और जब जुबिलेंट फूड या फिर रेस्टोरेंट प्ले की बात होती है, स्टोर सेल्स ग्रोथ कैसी है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, डिमांड आउटलुक क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें होती है जिस पर खास फोकस करना होता है। नतीजे कैसे रह सकते हैं, अनुमान विनी हमारे साथ शेयर कर रही है। विनी, बताएं जुबिलेंट फूड के नंबर से उम्मीदें क्या लगाएं? तो जुबिलेंट फूडवर्क के जो Q4 FY23 के नंबर्स है, वहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्चुअली Q4 में ग्रोथ सिर्फ 9% की आएगी, रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 9%, और ओवरऑल जो प्रॉफिट्स की बात करें वहाँ पे हम लोग डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 45% का, और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस वहाँ पे भी वीकनेस एक्सपेक्टेड है। तो इबिटा की परफॉर्मेंस में इबिटा डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है 11% से, और इबिटा मार्जिन में अराउंड 460 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है अराउंड 24% पे वर्सेस 25% लास्ट ईयर। नाउ मेनली फैक्टर्स जो क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं, लाइक फॉर लाइक ग्रोथ ये टाइम म्यूटेड एक्सपेक्टेड है, फ्लैट रहेगा लाइक फॉर लाइक ग्रोथ।
उसके अलावा रेवेन्यूज़ को इम्पैक्ट जो करेगा, क्योंकि सॉफ्टनेस दिख रही है डिमांड में, तो ये डिमांड सॉफ्टनेस रेवेन्यू को भी इम्पैक्ट करेगी और इसीलिए हाई सिंगल डिजिट में ही रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ग्रॉस मार्जिन सिक्वेंशियली भी हम लोग कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये मेनली है इनपुट कॉस्ट जो बढ़ रहे हैं, हाई इनपुट कॉस्ट, हाई कमोडिटी कॉस्ट, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंटिन्यू हो रहा है और ये इन टर्न जा रहा है इबिटा मार्जिन्स पे भी, और इबिटा मार्जिन्स में भी कॉन्ट्रैक्शन है। उसके अलावा नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज भी है जो इम्पैक्ट करेगा इबिटा मार्जिन्स को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, वॉच ऑन करेंगे। उसके अलावा क्या है, लाइक फॉर लाइक ग्रोथ की कमेंट्री क्या आ रही है, डिमांड ट्रेंड्स कैसे आ रही है अक्रॉस चैनल्स और टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी कैसे आ रही है डिमांड, मेट्रो सिटीज़ में कैसी है डिमांड, स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स क्या है कंपनी के FY24 में, और पॉपाइज का परफॉर्मेंस क्या है, वहाँ पे अपडेट क्या है, और वहाँ पे एक्सपेंशन प्लान्स भी क्या है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो वॉच आउट करेंगे। ये प्रीव्यूज़ अनुमान हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो क्लियरली बारिंग रेवेन्यूज़, जो जुबिलेंट फूड के नंबर्स मुनाफे, कामकाजी मुनाफे और मार्जिन्स के फ्रंट पर कमज़ोरी दिखा सकते हैं, और इसी के चलते हमें वॉच आउट करना होगा कि डिमांड के फ्रंट पर किस तरह की कमेंट्री आती हुई देखने को मिली और साथ ही स्टोर बढ़ाने की योजना क्या है। लेकिन ध्वनि, आपसे जानना चाहेंगे, नतीजों से ठीक पहले हम कमज़ोरी जुबिलेंट फूड में देख रहे हैं, लेकिन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट प्लेज में एक कंपनी रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, इस स्टॉक को देखें, करीब 3% की तेजी आज के सत्र में अच्छी खासी मजबूती के बीच ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और ये तेजी आज ही की है, क्योंकि कल हमने देखा था इनफैक्ट पिछले 5 सेशन से कमजोरी हावी हो रही थी। तो आज की इस तेजी को कैसे देखा जाए, टेक्निकली चार्ट्स क्या यहाँ से एक्टिव होते नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल, ओवरऑल यहाँ पे अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने डेफिनेटली एक अपसाइड का मूव दिया है। नीचे एक बेस फॉर्मेशन बनाई है जहां पे 103 का लेवल है, वो स्टॉक नीचे की तरफ में क्रॉस नहीं कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ से एक शॉर्ट टर्म का ट्रेड यहाँ पे बनता है। एक वॉलेटाइल स्टॉक है, इसलिए इसके अंदर स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखा जाए। नीचे की तरफ में आप 103 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ऊपर का जो टारगेट है वो शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे 115 तक का मिलता है। इस बीच आप देख पा रहे हैं मार्केट्स तो डेज लो पे आ रहे हैं। एक और खबर भी आएगी, अभी आप नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ पे वो देख पाएंगे। वो है कि मॉनसून, IMD के हवाले से खबर है कि 4 जून को मॉनसून केरल पहुंचेगा और ये डिले है बाय 3 डेज से, 3 दिन के आसपास का डिले ऐसा बताया जा रहा है। अभी ये वायर्स पे खबर आई है, IMD के हवाले से खबर है, अभी हम भी ले आए आपके लिए। ये देखिए 4 जून को पहुँचेगा मॉनसून। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि 3 दिन 2 दिन के डिले पहुंचने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, 2 दिन बाद बारिश हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। जो लोग किसान हैं ना, उनको ये बात अच्छे से पता है कि 10 दिन और 5 दिन में फ़र्क पड़ने से क्या फ़र्क पड़ता है। आपके 5 दिन पहले अगर फसल पक गई है, 5 दिन बाद बारिश हुई तो फिर आपका बीज मर जाएगा। तो इसलिए मानसून का टाइम पे आना और ठीक ढंग से बारिश होना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मानसून होना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 95 से 96 हो जाए इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन डिले और स्टैटर अच्छे से बटा हुआ ना हो तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि मैं किसान वाले प्रदेशों से थोड़ा ज़्यादा हूँ, पंजाब हरियाणा वगैरह इसमें खेती काफ़ी होती है, तो इसलिए ये मैं जानकारी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी बता सकता हूँ। तो मानसून के 3 दिन का डिले है, केरल पहुँच रहा है 4 तारीख को, धीरे धीरे करके उत्तर भारत की तरफ बढ़ता है और इसमें शायद और डिले ना हो जाए। इससे पहले भी कई तरह के डाउट मानसून पे आए हैं। विवेक जी, एक बार आपकी रिकमेंडेशन, मार्केट को ये बात पता तो है कि मॉनसून इस बार थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है, ये डिस्काउंट हुआ है या फिर अभी भी होना बाकी है? डिम्पी जी, मेरे हिसाब से अभी तक डिस्काउंट नहीं हुआ है। इनफैक्ट आप अगर ध्यान करो, जब ये पहली बार एल नीनो की बात हुई थी बाजार में, तो बाजार में एक अच्छा खासा करेक्शन आया था और एक सेंटिमेंट टेम्परर था वो। उसके बाद में न्यूज आने लगी कि मॉनसून हो सकता है कि ठीक ठाक रहे, उसके बाद में बाजार ने रिकवरी वापस दी। अब ये जो डिले की बात करें, ठीक है 3-4 दिन में हो सकता है कि बहुत बड़ा संकट न टूट पड़े, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिले होता है, अच्छी तरह स्कैटर्ड नहीं हो वर्षा, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव हो सकता है बाजार के लिए। क्योंकि इलेक्शन ईयर के पहले कोई भी किस्म का मतलब सूखापन या फिर क्रॉप लॉस तो बहुत बाजार के लिए बहुत खराब हो सकता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल स्पेस में बहुत इफेक्ट करेगा। तो मेरे हिसाब से अभी तक तो डिस्काउंट हुआ नहीं है। मे बी आज का करेक्शन इस कारण भी हो, पॉसिबिलिटी है, लेकिन आगे चल के बस अपने तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि बरसात बराबर टाइम पे आए और 1 जून को आ जाए केरला को। ओके, ठीक है,
आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, एग्री, मैं पॉइंट टेकन करता हूँ कि मार्केट के अंदर डिस्काउंट नहीं है, डिले होना डिस्काउंट नहीं है, ऊपर नीचे 1-2% होना वो डिस्काउंटेड है। हाँ, आप मेरे साथ विश्व मोहन भी जुड़ गए हैं, एग्री को देखते हैं, कॉमोडिटीज़ को ट्रैक करते हैं। विश्व मोहन, ये अगर 4 तारीख को मानसून पहुँचता है केरल में, थोड़ा डिले बताया जा रहा है, तो इससे कितना इम्पैक्ट होता है, क्रॉप्स पे कितना इम्पैक्ट होता है, रूरल डिमांड पे कितना इम्पैक्ट आ जाता है? देखिए, अगर 3 दिन का डिले होता है, आमतौर पे जो मॉनसून का पहुंचने एंट्री की जो तारीख होती है 1 जून मानी जाती है केरल में, अगर 3 दिन में तो बहुत ज़्यादा डिले नहीं, लेकिन उसके बाद उसकी गति किस तरह की रहती है, बाद में फिर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होता है और मॉनसून की चाल किस तरह की रहती है, उस पर सफाई आना अभी IMD की तरफ से बाकी है। IMD के साइंटिस्ट से हमने बात भी की थी, उन्होंने कहा कि मई के आखिरी हफ्ते में वो जारी करेंगे बुलेटिन, और जून के पूरे महीने में किस तरह की बारिश हो सकती है और अल नीनो की कितनी संभावना है। हालांकि अब तक जो स्काईमेट से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा कि 70% संभावनाएं बन रही है कि जुलाई के महीने में अल नीनो एक्टिव हो जाएगा। अभी फिलहाल स्थिति जो दिख रही है वो न्यूट्रल स्थिति दिख रही है, लेकिन उनको लगता है कि जो मॉनसून का जो फर्स्ट हाफ होगा वो बेहतर हो सकता है, सेकेंड हाफ में दिक्कत बढ़ सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता इस सीजन मॉनसून को लेकर नहीं है, और वही वजह है कि IMD को भी लगता है कि इस बार सामान्य मॉनसून की उम्मीद है। बिल्कुल विश्व मोहन, शुक्रिया ये अपडेट्स हमें बताने के लिए। तो IMD की तरफ से ये ताज़ा मॉनसून से जुड़े अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस साल मॉनसून में देरी के आसार है, लेकिन 3 दिनों की देरी के यहाँ पर अपडेट्स इस वक्त ताज़ा देखने को मिले हैं। ऑफकोर्स इससे सेंटिमेंट्स जो हैं बदलते हुए दिखेंगे, लेकिन इतना इस पर हमें ज़रूर ध्यान रखना होगा। IMD स्काईमेट की तरफ से जो अनुमान मॉनसून के आ रहे हैं लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं, और ये सारे के सारे ही न्यूज़ फ्लोज है जिसका एक असर है जो कि मार्केट्स पर भी पड़ता है। ऑलमोस्ट मार्केट्स ऑलरेडी जहाँ पर कमजोरी है, ये कमजोरी और ज़्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है। दिन के ऊपरी स्तरों से निफ्टी को अगर आप देखेंगे 150 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। इस गिरावट में हैवी वेट्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारे के सारे प्लेसेस हैं जहां से हमने कमजोरी देखी है, जहां ब्रॉडर इंडेक्सेस लगातार गिरावट में बाजार को संभालने का काम करते हैं। आज मिड कैप्स की तरफ से भी हम देख रहे हैं कमजोरी हाथ लगती हुई देखने को मिल रही है। इस गिरावट में सबसे बड़ा योगदान कौन से शेयर्स हैं जो सबसे ज्यादा गिरते हुए नजर आए? रिलायंस देखिए, HDFC ट्विंस में हमने ऑफकोर्स एडजस्टमेंट की एक न्यूज है जिसके चलते गिरावट है, लेकिन बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स और हैवीवेट्स लाइक रिलायंस में भी आज बिकवाली का दबाव है, जिसका असर हम देख रहे हैं कि बाजार में और ज्यादा गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है, गहरा रही है। कोटक बैंक में भी गिरावट हम देख चुके हैं। निफ्टी के वेटेज आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और कमजोरी आज के सत्र में कितनी नजर आई, तो क्लियरली निफ्टी की हैवी वेटेज वाली जो कंपनियां हैं उसमें गिरावट है, और इस गिरावट का असर है जो कि बाजार का माहौल जो है लगातार बिगाड़ रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बाजार को इस वक्त संभालने का काम कौन से काउंटर्स कर रहे हैं, कौन से स्पेसेस है, कुछ चुनिंदा IT प्लेयर्स है जहां से हम देख रहे हैं मजबूती। इन्फोसिस के स्टॉक प्राइस में एक हम देख रहे हैं अपमूव नजर आ रहा है, तो क्लियरली निफ्टी के पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूटर्स में इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स हैं। बैंक्स फाइनेंशियल्स में SBI इस हफ्ते नतीजे आने वाले, और नतीजों से ठीक पहले SBI के स्टॉक प्राइस में भी पॉजिटिव मूवमेंट आज आप देख रहे हैं। अच्छी मजबूती के बीच इस स्टॉक में करीब आधे से 1% तक की तेजी। कंजम्पशन में HUL और साथ ही ONGC के स्टॉक प्राइस में, इनफैक्ट इंडियन ऑयल अच्छे नतीजों के दम पर हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन आज दिखाते हुए। वहीं ऑयल इंडिया, ONGC जैसे काउंटर्स भी हैं। ऑफकोर्स विंडफॉल टैक्स में कटौती की जो खबर, विंडफॉल टैक्स को शून्य करने की जो खबर आती हुई देखने को मिली, उसका एक इम्पैक्ट है जो कि रिफाइनिंग काउंटर्स पर भी पड़ता हुआ देखने को मिला है। इस वक्त बाजार के अंडरटोन को अगर आप देखेंगे, क्लियरली आखिरी घंटे में हमने देखा है बाजार में गिरावट जो है और ज़्यादा गहराती हुई नजर आई। साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स और न्यूज़ फ्लोज के चलते मूव्स की अगर बात करें, भारतीय एयरटेल पर नजर रखनी होगी क्योंकि नतीजों से ठीक पहले वहां पर कमजोरी हाथ लगती हुई देखने को मिली है। वहीं जुबिलियंट फूड जैसे काउंटर्स पर भी नजर रखें, कल जुबिलियंट फूड के भी नतीजे आने वाले। डिफेंसिव्स में औरोबिंदो फार्मा ने आज बाजार को संभालने का काम किया, करीब 4-4.5% की तेजी यहां पर देखने को मिली है। एस्ट्रल, जिसकी आज सुबह हमने बात की थी, एस्ट्रल पाइप और पाइप सेगमेंट पर ही नजर रखनी चाहिए क्योंकि पाइप सेगमेंट में अच्छा एक्शन है। एस्ट्रल के लिए अच्छे पॉजिटिव नंबर्स का एक फ्लो है, करीब 6% की तेजी के साथ ये स्टॉक सेटल इन होता हुआ क्लोजिंग के दरमियान। इंडियन होटल्स के स्टॉक को देखें, होटल स्पेस में ही अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला। अच्छी मजबूती के बीच होटल स्टॉक्स में कामकाज देखने को मिला है, जिसमें इंडियन होटल्स, EIH, ताज जीवी के जैसे काउंटर्स हैं जहां पर 2-2.5% की तेजी और इंडियन होटल्स आउट परफॉर्म करता हुआ अच्छी डिमांड का एक फैक्टर है जो कि होटल्स के लिए काफी अच्छा प्ले आउट होता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ ही ग्रैन्यूल्स इंडिया पर भी नजर रखें। नतीजों के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने अच्छी तेजी देखी, ऑलमोस्ट 2-2.5% की
मजबूती है। इस वक्त भी करीब 2% की तेजी के साथ एक काउंटर साइक्लिंग होता हुआ। ग्रैन्यूल्स इंडिया के स्टॉक में भी हमने देखा नतीजों के ठीक बाद एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। बाजार की क्लोजिंग आप देख रहे हैं इस वक्त। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज अगर आप देखेंगे 50-50 एडवांस डिक्लाइन रेशियोज नजर आएंगे। 1023 एडवांसेस के सामने 1054 डिक्लाइन, 18,273 यानी कि क्लियरली 18,300 के मार्क से फिसलता हुआ निफ्टी 125 अंकों की कमजोरी के साथ 18,273 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 1% की गिरावट पर निफ्टी लाल निशान में क्लोज होता हुआ। बैंक निफ्टी के चार्ट्स भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और बैंक निफ्टी में भी कमजोरी आज हावी होती हुई संभलने की कोशिश, लेकिन ये कोशिश में नाकामयाबी हाथ लगती हुई। करीब 230 अंकों की गिरावट 43,850 के लेवल्स पर। कहां हम नए हाई के बाद बैंक निफ्टी में अच्छी मजबूती की बात कर रहे थे और एक दिन की तेजी के बाद आज मार्केट्स ने एक ब्रीदर लिया और अब यहां से किस लेवल पर मार्केट सेटलिंग होते हुए दिखते हैं इस पर नजर रखनी होगी। 400 अंकों की गिरावट 61,000 के लेवल 61,932 के स्तरों पर। सेंसेक्स में भी क्लोजिंग और ब्रॉडर इंडेक्सेस मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स, कुछ चुनिंदा पॉकेट्स को अगर छोड़ दें तो वहां पर भी गिरावट हाथ लगती हुई। कौन से सेक्टर्स थे जो कि बाजार को संभाल रहे थे? कंजम्पशन थीम, रियल एस्टेट सेक्टर, कुछ हद तक फार्मा प्लेज, आईटी और एनर्जी यहां पर से सपोर्ट्स आते हुए दिखे, लेकिन भारी बिकवाली का दबाव एफएमसीजी, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, ऑटो, मीडिया, इनफैक्ट बाजार क्लोज होते होते तो रियलिटी जैसे स्पेसेस भी लाल निशान में लुढ़कते हुए दिखे। तो एक वीक कह सकते हैं सेशन आज के सत्र में देखने को मिला, लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव। उम्मीद यही करते हैं कि बाजार वापस से कल से मोमेंटम का एक पड़ाव जो है पार करने की कोशिश करे। फिलहाल क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेट रहे हैं। ध्वनि, राजेश और विवेक, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्लोजिंग कॉल्स में इतना ही। मुझे और डिब्बी को आप दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सोसाइटी नाउ स्वदेश पर लगातार जारी बने रहे। नमस्कार।